आज शुरू हो रहा है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था ब्रह्मांड के बारे में भूगोल में, तो ब्रह्मांड का अब पार्ट 2 यानी भाग दूसरा स्टार्ट हो रहा है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है, ब्रह्मांड के बारे में विभिन्न विद्वानों का तथ्य क्या है। जैसे बताया गया था कि टॉलमी ने बताया था कि क्या बताया था बाबू, कि जो ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है, पृथ्वी है, और सूर्य और बाकी ग्रह इसकी क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। लेकिन इनकी बातों को काटने वाले विद्वान कौन थे? कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने बताया था कि ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है, सूर्य है। ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है, सूर्य है, और बाकी के जो ग्रह हैं, बाकी के ग्रह और क्या करते हैं, इसका चक्कर लगाते हैं। चलिए, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, फ्रांस के एक विद्वान थे, फ्रांस के विद्वान जॉर्ज लेमेंटेयर, जॉर्ज लेमेंटेयर ने 1930 ईस्वी में, कब? 1930 ईस्वी में बिग बैंग थ्योरी दिया। बिग बैंग थ्योरी, ये बिग बैंग थ्योरी दिया किन्होंने? जॉर्ज लेमेंटेयर ने। बिग बैंग थ्योरी क्या है? इसको कहते हैं महाविस्फोट का सिद्धांत। महाविस्फोट का सिद्धांत। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि जो ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है, कभी न कभी वहाँ पे क्या हुआ है, महाविस्फोट हुआ है। और यह महाविस्फोट आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले, 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था। आप कल्पना कीजिए कि 13.7 अरब वर्ष पहले जब महाविस्फोट हुआ, तब जा करके क्या हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और ब्रह्मांड क्या होता है? दिखाई पड़ने वाले अदृश्य आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? ब्रह्मांड। जहाँ तक हमारी आंखें देख पा रही है, सारे के सारे किसमें आते हैं? ब्रह्मांड में। और हमने बताया कि ब्रह्मांड में कितने गैलेक्सी हैं? 100 अरब। 100 अरब गैलेक्सी है, जिसमें अपनी गैलेक्सी, जिसमें हम लोग, जिसके अंतर्गत हमारे पृथ्वी और बाकी जो टोटल 8 ग्रह आते हैं, उसमें सूर्य भी शामिल है। 8 ग्रह और सूर्य। 100 अरब गैलेक्सी में एक अपना गैलेक्सी है, जिसका नाम क्या है? कहीं कहीं से दूध मेखला भी कहते हैं, मिल्क वे भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? मिल्क वे। और भारत में इसे कहा जाता है मंदाकिनी। मंदाकिनी क्या कहा जाता है? मंदाकिनी। 100 अरब गैलेक्सी है और अपने गैलेक्सी का नाम क्या है? मंदाकिनी। फिर पूछेगा कि पृथ्वी से निकट दूसरी मंदाकिनी कौन है, या हमारी आकाश गंगा, हमारी आकाश गंगा के निकट दूसरी गैलेक्सी कौन है? गैलेक्सी, तो इसका नाम है ड्वार्फ। ड्वार्फ, या इसको देवयानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? देवयानी। ठीक है ना। तो अब बात ये आती है कि हम लोग जब ब्रह्मांड की चर्चा कर रहे हैं, तो हम लोग 2 ग्रहों या 2 तारों के बीच की दूरी की जब बात करते हैं, तो आखिर यह दूरी होता क्या है? जैसे ज़मीन पर तो हम लोग नाप लेते हैं फीता से, या किसी की यंत्र के माध्यम से नाप ले कि इतना, इस स्थान से उस स्थान की दूरी इतनी है। लेकिन यहाँ पे तो नापना आसान है नहीं। तो इसके लिए खगोलीय दूरी, जो ब्रह्मांड में दूरी मापी जाएगी, उसे क्या कहेंगे? खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है? इकाई है आपका प्रकाश वर्ष। क्या है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष कहने का मतलब है कि जो हमारे सूर्य का प्रकाश है, 1 वर्ष में जितनी दूरी तय कर लेती है, उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष को माना गया है खगोलीय दूरी मापने की इकाई। तो अब सवाल बनता है कि 1 प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती होगी भाई? तो 1 प्रकाश वर्ष में 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। जब इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो देखिए हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। जब इसको बदलेंगे तो 1000 से भागा लग जाएगा, यानी 10 के क्यू से भागा लग जाएगा। तो मतलब
इसमें से क्या हो जाएगा, पावर 10 का क्या हो जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। ठीक है ना। ये हो गया खगोलीय दूरी मापने की इकाई, मतलब इस ग्रह से उस ग्रह के बीच की दूरी। जैसे सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, बात करते हैं सूर्य से पृथ्वी की दूरी। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है भाई, 14.96 करोड़ किलोमीटर। 14.96 करोड़ किलोमीटर, या अप्रोक्स या लगभग इसको कह सकते हैं कितनी, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी हो गई 15 करोड़ किलोमीटर। अब आप समझिए कि भाई हम लोग 15 करोड़ किलोमीटर दूर हैं, फिर भी टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा महसूस करते हैं। तो अगर और नज़दीक हो जाएगा तब क्या स्थिति होगी, क्योंकि पिछले बार हमने बताया था कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन में बताया गया था कि एक बड़ा नाभिक टूट करके क्या होते हैं, छोटे नाभिक में बदलते, वो तो होता है नाभिकीय विखंडन में। नाभिकीय संलयन में छोटे छोटे जो है अणु मिलकर एक बड़े अणु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तब कहलाता है नाभिकीय संलयन। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी हो गई 14.96 करोड़ किलोमीटर। अगर इससे दूरी जितना कमेगा उतना क्या होगा, पृथ्वी पर तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि भैया सूर्य पृथ्वी के नज़दीक आ जाए, संभव नहीं है। चलिए अब सबसे बड़ी दूरी मापने का, जैसे दो तारों के बीच की दूरी पूछा जाए, दो तारों के बीच की दूरी, दो तारों के बीच की दूरी मापने की इकाई, दूरी मापने की इकाई होती है भैया, दो तारों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस होता है, बहुत दूरी होता है, तो इसको मापने की इकाई क्या है, पारसेक है। क्या है, पारसेक। या ऐसे भी कहा जा सकता है कि खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक। क्या है, पारसेक। और एक पारसेक में, एक पारसेक बराबर होता है आपका 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष। या एक पारसेक बराबर 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर होता है। ठीक है ना। एक पारसेक में कह सकते हैं 3.26 प्रकाश वर्ष, या एक पारसेक बराबर 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर होता है। ठीक है ना, सबसे बड़ा यूनिट है। तो दो तारे जो हमें दिखते हैं तो छोटे छोटे दिखते हैं, लेकिन यह क्या है, एक तारों से दूसरे तारों के बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा होती है, और दूरी मापने की इकाई क्या है, पारसेक। क्या है बाबू, दो तारों के बीच की दूरी मापने की इकाई पारसेक होती है। देखिए आपके पास डाटा हो गया, एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष, एक पारसेक बराबर अगर मीटर में पूछे तो 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर, फिर इसको किलोमीटर में बदलिएगा, तो फिर किलोमीटर में बदलेंगे तो ऐसे हो जाएगा 3.08 गुने 10 के पावर 13 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब एक प्रकाश वर्ष में क्या होता है, तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर, या 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। इस डाटा को जरूर याद रखें, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि एक प्रकाश वर्ष में कितने दूरी होती है, या एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। ये क्वेश्चन रन करता है एग्जाम में, तो थोड़ा सा इसकी जानकारी लेना आपको जरूरी है। चलिए अभी हमने बताया था किसके बारे में, आकाशगंगा के बारे में। हमारी आकाशगंगा यानी गैलेक्सी, हमारी आकाशगंगा क्या है, दिख रहे हैं, इसका व्यास तो कुछ होगा ना। तो कहा जाता है कि जो हमारी आकाशगंगा है यानी मंदाकिनी, हमारी आकाशगंगा कौन है, मंदाकिनी। हमारी आकाशगंगा का व्यास यानी जो हम देख पा रहे हैं उसका है बाबू 250 प्रकाश वर्ष, 250 प्रकाश वर्ष। अब समझ लीजिए कि कितना है, एक प्रकाश वर्ष में कितना था, 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर, और यह कितना है, इसका डायमीटर व्यास 250, यानी इसमें 250 से गुना कर दीजिए, इतना इसका क्या है, व्यास है। कोई दिक्कत। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी है। दूसरी आकाशगंगा जो हमारे नज़दीक है उसका नाम है ड्वार्फ या देवयानी। क्या नाम है, ड्वार्फ या देवयानी। चलिए उसके बाद आप चर्चा करेंगे तो आखिर आकाशगंगा में जिसमें क्या है, असंख्य तारे हैं। क्या है, असंख्य तारे हैं, ग्रह हैं, तो इसके केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है,
ठीक है ना। तो आकाशगंगा के केंद्रीय भाग को, आकाशगंगा के केंद्रीय भाग को बल्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बल्ज। यह जो सवाल है कई परीक्षाओं में, प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया है कि आकाशगंगा केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है? बल्ज। ठीक है ना। आकाशगंगा के बारे में महाविस्फोट का सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंत्यर ने। कब दिया? 1930 ईस्वी में। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। इन्होंने कहा था कि विस्फोट हुआ है, और कब ही हुआ है? लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले। तो 13.7 अरब वर्ष पहले विस्फोट हुआ। विस्फोट होने से अचानक कुछ चीज़ नहीं बनता, धीरे धीरे समय लगता है। तब बना था आपका तारा। क्या बना था? तारा। कहा जाता है कि तारों की उत्पत्ति हुई थी लगभग 10 अरब वर्ष पहले। और ये जो हमारा सूर्य है ना, अपने आकाशगंगा की चक्कर जो लगाता है, वह कितने समय में लगाता है? हमारे आकाशगंगा का चक्कर जो सूर्य है कितने वर्ष में लगाता है? 250 करोड़ वर्ष में। अब कल्पना कीजिए कितना समय लगेगा, क्योंकि सूर्य तो बहुत बड़ा है ना, उसका है बहुत बड़ा पिंड है। तो इस सूर्य जो चक्कर लगाता है आकाशगंगा का 250 करोड़ वर्ष में, काफ़ी समय लगता है। लेकिन हमें क्या लगता है कि सूर्य क्या है? स्थिर है। जब देखे होंगे कि पृथ्वी पर क्या होता है कि कभी सुबह होता है, कभी शाम होता है, ये जो कंसेप्ट है। तो सूर्य तो ऐसा नहीं ना है कि सूर्य हमेशा हमें पूरब में दिखाई देता है सुबह के समय में, शाम में चला जाता है पश्चिम में दिखाई देता है। ऐसा तो नहीं ना कि सूर्य भगवान उठ करके चले गए हैं पश्चिम में, फिर उनको भैया सुबह में आना है तो रात में उठ के आए होंगे पूरब में जगने के लिए। ऐसा नहीं है। पृथ्वी मूवमेंट करती है, पृथ्वी अपने आसपास क्या करती है? परिक्रमा करने के दौरान क्या होता है? स्थान बदलता है। सूर्य क्या है? वहाँ पे स्थिर है। जब स्थान बदला तो जो सूर्य के सामने आ गया तो वो क्या होगा? प्रकाश में हो जाएगा, और जो विपरीत में चला गया वह क्या हो जाएगा? अंधकार में होगा। अंधकार में मतलब हो गया वहाँ पे रात, और प्रकाशमय क्षेत्र वहाँ पे क्या हो गया? दिन। ये चलता रहता है। लगभग 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर मार लेती है। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर एक चक्कर लेती है। तो लगभग अप्रोक्स मान लिया जाता है 24 घंटा। चलिए अब बात आगे करते हैं तारों के बारे में। किसके बारे में? तारों के बारे में। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। चलिए अब चर्चा करेंगे तारों के बारे में। तो तारा क्या है भाई? चलिए चर्चा करते हैं तारे के बारे में। तारे, स्टार्स। चलिए अभी हमने बताया कि तारों की उत्पत्ति कैसे हुई है? महाविस्फोट से। तारों की उत्पत्ति कैसे हुई बाबू? तारों की उत्पत्ति हुई है महाविस्फोट से। महाविस्फोट से जॉर्ज लेमेंत्यर बताए थे ना इसके बारे में। तो महाविस्फोट से हुई है लगभग 10 अरब वर्ष पहले। महाविस्फोट हुआ था कब? 13.7 अरब वर्ष पहले। और आज से लगभग 10 अरब वर्ष पहले हुई है। ठीक है ना। तारों की उत्पत्ति हुई है महाविस्फोट से लगभग 10 अरब वर्ष पहले। देखिए तारों में अपना प्रकाश होता है। तारों में अपना स्वयं, या अपना ही कहेंगे, तारों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा होता है। ऊष्मा होता है। तारों का अपना प्रकाश और ऊष्मा होता है। तो आखिर तारों में प्रकाश या ऊष्मा होने का कारण क्या है? तो पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, अभी भी बता रहा हूं। तारों में प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत क्या है तो जान लीजिए। प्रकाश एवं ऊष्मा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन है। न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन मतलब होता है विखंडन। ठीक है ना। तारों में प्रकाश व ऊष्मा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन।
फ्यूजन कहें तो विखंडन और फिजन कहें तो संलयन। न्यूक्लियर फिजन की यहाँ पे प्रक्रिया होती है, यानी हाइड्रोजन अणु होते हैं वो मिलकर के क्या बना देते हैं, हीलियम अणु का निर्माण करते हैं, जिससे प्रकाश मतलब क्या ऊर्जा का एक बंडल बनता है, काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके कारण तारों में भी अपना प्रकाश हो जाता है, सूर्य में भी अपना प्रकाश है। ठीक है ना। अब सवाल है कि पूछा जाता है एग्जाम में कि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन है। ठीक है ना। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा सूर्य है। ठीक है ना। सूर्य भी क्या है, एक प्रकार का तारा है, क्योंकि इसका अपना स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश है। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य। ठीक है ना। अब सवाल होगा, पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा तारा कौन है, तो सूर्य है। सबसे बड़ा तारा कौन है, सूर्य है। और पृथ्वी के निकटवर्ती दूसरा तारा कौन है, पृथ्वी के निकटवर्ती दूसरा तारा कौन है बाबू, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। प्रोक्सिमा सेंचुरी है। फिर सवाल होता है कि सबसे चमकीला तारा साइरस है। साइरस, या इसे ही डॉग स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, डॉग स्टार। यह सबसे अपने ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा है, डॉग स्टार या साइरस। देख ले, 3 चीज कंफ्यूज नहीं होना है। पृथ्वी के सबसे निकटवर्ती तारा सूर्य है, पृथ्वी के निकटवर्ती दूसरा तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, और सबसे चमकीला तारा कौन है, साइरस या डॉग स्टार। तो तारों के बीच की दूरी हमने बताया था। तारों के बीच की दूरी किससे मापा जाता है, पारसेक में। किससे मापा जाता है, पारसेक। 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, या 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर। किलोमीटर बदलेगा तो 3 माइनस कर दीजिएगा बस पावर में। चलिए, तो तारा हम जब आकाश में देखते हैं तो कुछ तारा क्या होता है, कलर बदलता रहता है, उसका रंग क्या होता है, बदलता है। ठीक है ना। तो आखिर यह सूचना कुछ न कुछ हमें क्या करता है, वो प्रदर्शित करना चाहता है, कुछ बताना चाहता है। तो तारों के रंग पर हम बता सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा तारा जो है ज़्यादा गर्म है, कौन कम गर्म है। तो तारों का रंग, अगर तारे का रंग लाल है, अगर तारों का रंग क्या है, लाल है, तो वहां तापमान क्या है, कम है। अगर लाल रंग का दिख रहा है तो तापमान क्या है, कम है। अगर तारों का रंग सफेद है तो तापमान थोड़ा ज़्यादा है, तापमान थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है। अगर तारों का रंग नीला है तो तापमान सबसे ज़्यादा है। तो तापमान क्या है, सबसे ज़्यादा है। इस बात को ध्यान रखेंगे। रंग से भी सवाल पूछे जाते हैं कि बताइए, अगर तारा हमें कैसा दिख रहा है, लाल, तो तापमान क्या होगा, कम होगा, मिनिमम होगा। फिर अगर सफ़ेद दिख रहा है तो क्या होगा, थोड़ा सा तापमान बढ़ा है। अगर एकदम नीला दिख रहा है तो तापमान क्या है, ज़्यादा। यानी जो स्टार नीला दिख रहा है तो समझिए कि बहुत ज़्यादा क्या है, वो गर्म है। ठीक है। तारों की उत्पत्ति के बारे में भी समझ गए कि तारों की उत्पत्ति कैसे हुई है, महाविस्फोट से। किससे, महाविस्फोट से। महाविस्फोट का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, जॉर्ज लेवेंटर के द्वारा। कब दिया गया था, 1930। तारों का उम्र का पता भी चल जाता है कि भैया लगभग 10 अरब वर्ष आज से पहले हुई थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सवाल फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसको।
तारों की उत्पत्ति कहाँ से? महाविस्फोट से हुई है। कब हुई है? 10 अरब वर्ष पहले। तारों में अपना प्रकाश और ऊष्मा होता है। कारण क्या है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। पूछा जाएगा कि तारों में आखिर ऊष्मा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है, लिखा भी गया है। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा सूर्य, ठीक है ना। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा सूर्य, सबसे बड़ा तारा भी सूर्य। पृथ्वी के निकटवर्ती दूसरा तारा कौन है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार, साइरस या डॉग स्टार। उसके बाद है तारों का रंग। तारों के रंग में आ जाएं, अगर तारों का रंग लाल है तो तापमान कम है, सफ़ेद है तो तापमान थोड़ा ज़्यादा है, और नीला है तो और ज़्यादा है, ठीक है। नीला है तो क्या है? और ज़्यादा है। देखिए तारे आप देखे होंगे कि रात में कि तारा टूट रहा है, लोग मन्नत मांगते हैं, ठीक है ना, कि तारा टूट रहा है तो लोग कहते हैं कि जो मन्नत मांगेगा पूरा हो जाएगा। ऐसा हो सकता है? संभव है? खैर मानने वाले बहुत कुछ मानते हैं। चलिए अब तो उनके विश्वास पर यह टिका हुआ है। आगे की बात करते हैं। तारों से कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछा जाएगा कि तारों की संख्या कितनी है भाई? तारों की संख्या क्या है? इन्फिनाइट है, अनंत है। जब हमारा ब्रह्मांड ही अनंत है तो तारे भी क्या होंगे? अनंत होंगे। अब तारामंडल क्या होता है? तारामंडल, तो तारामंडल किसको कहते हैं भाई? तारों के समूह को, तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। देखिए तारामंडल को समझना है ना, तो शहरों में होते हैं बाबू प्लेनेटोरियम जिसको तारामंडल कहा जाता है। वहाँ अगर आप जा करके देखते हैं तो ब्रह्मांड के बारे में वहाँ पे बताया जाता है कि देखिए ये तारा है, ये ग्रह है, इसके बारे में समझाया जाता है। अगर इसको ब्रह्मांड को समझना है अच्छे तरीक़ों से तो कभी मौका मिले तो शहर जाएं तो वहाँ के प्लेनेटोरियम जरूर जाएं। तारामंडल में सारे चीज़ आकाश के बारे में समझाया जाता है वहाँ पे विशेष तौर पर। तो तारे के समूह को क्या कहा गया है? तारामंडल। अब सवाल बनता है कि तारामंडल की संख्या कितनी है? तो तारामंडल की कुल संख्या, मंडल की कुल संख्या 89 है, 89 है। तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? 89। कोई दिक्कत? तो पूछेगा, अब पूछेगा सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? सबसे बड़ा तारामंडल, सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रोस है। सेंट्रोस है सबसे बड़ा तारामंडल, सेंट्रोस है, ठीक है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रोस। और दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल, दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल, सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। हाइड्रा एक जीव भी है, ठीक है ना। हाइड्रा एक जीव भी है और हाइड्रा एक तारामंडल भी है। तारामंडल की कुल संख्या 89। तारामंडल किसे कहा गया? तारों के समूह को तारामंडल कहा गया है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा तारों के बारे में। किसके बारे में? तारों के बारे में। फिर हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। अब बाकी की चर्चा होगी ग्रह के बारे में। जो 8 ग्रह हैं उनका जो विशेष डिटेल में चर्चा हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। चलिए।